हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो होने वाली है सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो सोल के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका जीएसटी का पेपर है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। गाइज, रेगुलर का पेपर हो चुका है जीएसटी का, और जैसा कि मैं कहती आई हूँ कि जो रेगुलर का पेपर होता है ना, वो सोल वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर का पेपर बेस बनता है सोल के पेपर के लिए। अगर आपने रेगुलर का पेपर के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो आप सोल के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पहले हम रेगुलर वालों का पेपर देखेंगे जो आया था, देन उसके बाद हम स्ट्रैटेजी समझेंगे कि किस तरीके से ये जो लिमिटेड टाइम बचा है इसमें आप जीएसटी को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि आप जो है वो 80% स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, तो सिंपल कैलकुलेटर लेके जाना। कई सारे बच्चे कैलकुलेटर छोड़ जाते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि टाइम वहाँ पे लिमिटेड होता है और कैलकुलेटर इसीलिए अलाउड होता है कि आप फटाफट कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो ये मत करना कि एग्जाम वाले डे पे ही आप कैलकुलेटर लेके आ रहे हो, नहीं, उससे पहले ही कैलकुलेटर ला के रखो और उस कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो फिंगर हैं कैलकुलेटर पे इतने बढ़िया करके चले ना कि आपको देखने की भी जरूरत ना पड़े कैलकुलेटर में, और आप बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सको। बस आप आंसर वहां पे देखो, तो इतना मतलब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए ठीक है, इतनी नहीं हो पाएगी बट एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस आप करके जाना। ठीक है, वरना आपको कैलकुलेटर का भी कुछ फायदा खास लगेगा नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए आपका आया था कि राम लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन मुंबई ओनली, सिर्फ मुंबई में ऑपरेट कर रहा है। इन अ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द कंपनी मेड द फॉलोइंग टाइप ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी सप्लाई करी है? टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करी है, गुड्स अंडर रिवर्स चार्जेस सप्लाई करे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स करे और टोटल अमाउंट दे रखा है। ये उसकी इनवर्ड सप्लाई थी, ठीक है, जो परचेज करे गए हैं राम लिमिटेड के द्वारा। देन आउटवर्ड सप्लाई, जो गुड्स उन्होंने सेल करे हैं, तो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी है, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज ये सेल करे, एग्जेम्प्ट गुड, नॉन टैक्सेबल गुड एंड टोटल। अब कहा क्या था क्वेश्चन में बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन कौन से? विच टाइप ऑफ सप्लाई, इनवर्ड और आउटवर्ड और बोथ, इज टू बी कंसिडर्ड इन अ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे अगर आपने पहले इनकम टैक्स का पेपर दिया होगा, इनकम टैक्स के पेपर में ये लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी। जीएसटी के पेपर में वैसा नहीं है। जीएसटी के पेपर में बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी सारा खेल थ्योरी का और कॉन्सेप्ट याद रखने का है। अब यहाँ पे देखो, कोई नई चीज़ नहीं पूछ ली, आपसे सिंपल पूछा है कि इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई या बोथ, कौन सी चीज कंसीडर करी जाएगी इन कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा, आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट आता होगा, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। देन सेकंड पार्ट इसमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 2022 ऑफ सीजीएसटी। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है डू यू थिंक राम लिमिटेड इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में हमें लिमिट देखनी होती है, ठीक है, कि कितनी लिमिट आ रही है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि कहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो नहीं है, और उसके हिसाब से हमें ये बताना होता है कि क्या ये राम लिमिटेड लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं। अब देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने यूट्यूब चैनल से, कौन सा, हमारे यूट्यूब चैनल से जो प्लेलिस्ट है ना जीएसटी की, उसमें जो मैंने यूनिट 1 कराई है, वो अगर आपने देखी है ना, तो ये न्यूमेरिकल तो आपका हलवा है बिल्कुल, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे से बताए हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें और भी पार्ट थे इसके। फोर्थ पार्ट इसका क्या था? हाउ योर आंसर इन पार्ट थर्ड वुड डिफर इफ राम लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन त्रिपुरा और आसाम। अब क्या है, त्रिपुरा और आसाम में स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो त्रिपुरा एंड आसाम में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका आंसर कैसे डिफर करता, वो पूछ लिया। इफ राम लिमिटेड इज नॉट लाइबल बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, डू यू थिंक द लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टिल अराइज अंडर एनी प्रोविजन, इफ येस स्टेट द रिलेवेंट प्रोविजन। उसने बोला कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर वाली प्रोविजन को छोड़ दो, तो इसके अलावा कोई और प्रोविजन है जिसकी वजह से वो लाइबल हो अंडर द रजिस्ट्रेशन। तो ये पूछ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़े, क्योंकि वहां पे हम एग्रीगेट टर्नओवर को कंसीडर ही नहीं करते, हम सिर्फ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाई द इनहैंस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख इज नॉट अवेलेबल टू राम लिमिटेड। जो ये इनहैंस थ्रेशोल्ड लिमिट थी 40 लाख की, ठीक है, एक लिमिट होती है 20 लाख की,
एक लिमिट होती है 40 लाख की। तो ये पूछ रहा है कि 40 लाख वाली लिमिट जो है वो राम के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल है। तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, जब आप कॉलेज स्टडी ड्यू पे जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे जीएसटी की प्लेलिस्ट खोल के यूनिट 1 जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ोगे। ये पूरा न्यूमेरिकल आप चुटकियों में कर पाओगे, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, पता है, और 14 मार्क्स आप बड़े आराम से स्कोर कर पाते। देन उसके बाद इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी है। पार्ट बी देख लेते हैं क्या आया था। तो यहाँ पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड हु सप्लाई बोथ गुड्स एंड सर्विसेज had exceed 20 lakh on 1st August 2025. It submit the application for registration 7 September 2025. Registration certificate is granted on its 12 September 2025. Determine the effective date of registration. How would your answer vary if application of registration has been submitted 25 September and registration certificate is granted on a 30 September? तो देखो इफेक्टिव डेट वाली जो प्रोविजन है ना वो यहाँ पे लगेंगी। यूनिट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि इफेक्टिव डेट क्या होती है। इफेक्टिव डेट वो होती है जिस दिन से आप जो है जीएसटी क्लेम कर सकते हो और आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। अब उसमें ना प्रोविजन है प्रॉपर। अब इस वीडियो में अगर मैं इतना लंबा समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है और आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये भी यूनिट 1 से है और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव डेट वाला कॉन्सेप्ट है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। और हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना, मान लो आपने वीडियो देखी प्लेलिस्ट से और आपने वीडियोस में यूनिट 1 कवर करी, तो यूनिट 1 कवर करने के बाद जो न्यूमेरिकल मैंने दे रखे हैं, आप जब नोट्स लोगे तो नोट्स में न्यूमेरिकल अटैच करें, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल करना। उसके बाद ये जो पेपर है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से इस पेपर को डाउनलोड करना और इस पेपर के जो क्वेश्चन है यूनिट 1 के वो कंप्लीट कर लेना। मतलब जो यूनिट आप पढ़ रहे हो हाथों हाथ उसके क्वेश्चन भी आप करते चले जा रहे हो, ऐसा करना, ठीक है। तो अब आ जाता है और पार्ट में। और पार्ट में देखो क्या क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा है आपको डिफरेंस बिटवीन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, 5 नंबर में पूछ लिया। प्रॉपर थ्योरी है, प्रॉपर थ्योरी। देन पूछा है जीएसटी काउंसिल इज ऑफन रिगार्ड एज अ बैकबोन ऑफ द होल जीएसटी लॉ, इंक्लूड द स्टेटमेंट। फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया। देन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जेम्प्ट अंडर द जीएसटी और नॉट। तो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन वाला पार्ट मैंने पढ़ाया है, एग्जेम्पशन वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन आया। यूनिट 1 में जो एग्जेम्पशन वाला पार्ट है उससे ये पूरा क्वेश्चन आया है। अब पूछा है कि अगर हेल्थ सर्विस बाय द वेटरनरी क्लिनिक दी जा रही है, क्या ये एग्जेम्प्ट है या नहीं जीएसटी के अंदर। उसके बाद होटल विद डिक्लेयर टैरिफिक 1200 पर डे बट एक्चुअली चार्ज 900 पर डे, ठीक है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस इन अ क्लासिकल म्यूजिक कंसिडरेशन कितना मिला 1,90,000, तो क्या ये जीएसटी में चार्ज होगा या नहीं। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय दिल्ली मेट्रो कितना फेयर लग रहा है 70 रुपीज़ पर 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि मिस दीपिका इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, शी चार्ज द 1000 एज कंसल्टेशन फी। तो ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा या जीएसटी के अंदर चार्ज होगा या नहीं, ये आपको बताना है। कैटरिंग सर्विस टू प्रोवाइड मिड डे मील फॉर अ स्टूडेंट एंड टीचर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिगो एयरलाइन फ्रॉम सिक्किम टू मुंबई। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट बाय द रेलवे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका वो यूनिट 1 से आया था और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब शुरू हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट ए था उसमें आपको पूछा गया है राइट एनी 5 एक्टिविटी विच आर नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गाइस देखो पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 5 एक्टिविटी मेंशन करनी है, ठीक है। तो एक बस नाम मत लिख के आना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करके आना होता है, ठीक है। और प्रॉपर थ्योरी है, मतलब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अगर आपने नोट्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है आराम से, तो आप बड़े आराम से लिख के आ सकते हो। यहाँ ना कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है, ना आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत है। देन उसके बाद इसका बी पार्ट आया था in which of the following case related to transaction of goods and services what shall be the place of supply। यहाँ पे place of supply पूछा है, इसके साथ साथ कौन सा जीएसटी चार्जेबल होगा ये भी पूछा है। जीएसटी कौन सा चार्जेबल होगा, मतलब CGST चार्जेबल होगा, SGST चार्जेबल होगा कि IGST चार्जेबल होगा कि UTGST चार्जेबल होगा, ये आपको बताना। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, A ऑफ कानपुर सप्लाई गुड्स टू B ऑफ दिल्ली, व्हेन गुड्स वर इन मूवमेंट B इंस्ट्रक्टेड A टू डिलीवर द गुड्स टू C ऑफ द लखनऊ। अब आपको बताना है कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर आपने रूल्स पढ़े हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के तो बड़े आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली होगा, है ना। अगर नहीं पढ़े तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये आपका यूनिट 2 से क्वेश्चन था, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे एक्स ऑफ न्यू दिल्ली बोर्ड्स द ट्रेन एट जयपुर विद अ सर्टेन गुड्स फॉर हिज जर्नी टू द दिल्ली।
ही सेल द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड एट जयपुर इन अ ट्रेन इटसेल्फ एट अ गुड़गांव ड्यूरिंग अ जर्नी। तो यहाँ पे भी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है और कौन सा जीएसटी चार्ज होगा वो बताना है। देन द थर्ड पार्ट इज unregistered person from Mumbai travels by Indigo airline from Ahmedabad to Delhi and get his travel insurance done at Ahmedabad. What is the place of supply for insurance service? Insurance service का क्या place of supply है वो आपको बताना है. Then ABC registered in Haryana receive a legal service from an attorney in the USA unrelated person in relation to registration of trademark in the USA. A consideration of $10,000 was paid by the corporation टू द अटॉर्नी ऑफ द यूएस. ठीक है, तो एबीसी ने क्या किया है कि अटॉर्नी ऑफ यूएस को $10,000 दिया है. अब इस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है. देन फिफ्थ पार्ट है अ ट्रेवल फ्रॉम वाराणसी टू पटना ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अ दिल्ली. ए जो है उसने ट्रेवल करा है यूपी से बिहार में. अब ए रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. अब ये 10 मार्क्स का है. ठीक है, और यहाँ पे आपसे 5 पार्ट इसके पूछे गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर पार्ट 2 मार्क्स का है और आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है. तो 1 मार्क्स का तो वो हो जाएगा और कौन सा जीएसटी लगेगा वो आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा. ठीक है, अब इसी का सी पार्ट आया था जो कि 3 नंबर में था. एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अ बुकिंग ऑफ एयर टिकट. जब आप एयर टिकट बुक करते हो तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करते हो, उसकी प्रोविजन आपको बतानी है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 2 से ही था. देन उसके बाद इसका और पार्ट आता है. यहाँ पे और में ए पार्ट था रीमा ट्रेडर्स सप्लाई टू मिस्टर अनमोल सर्टेन गुड्स which are liable to be paid on reverse charge basis. The following details are available. अब डिटेल्स दे रखी है और इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है. क्या क्या डिटेल दे रखी है, ये डिटेल दे रखी है आपको कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय मिस्टर अनमोल, उसका रिसिप्ट का गुड दे रखा है. डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड बाय द मिस्टर अनमोल, डेट एट विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक ऑफ मिस्टर अनमोल, डेट एट विच द अबव पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सप्लाइड बाय रीमा ट्रेडर्स. अब इसके अंदर आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है कि कौन से डेट पे कौन सा टाइम था या कौन सी डेट थी जिस पे सप्लाई मानी गई है. ठीक है, तो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, इसका ऊपर जो वाला पार्ट था दैट इज फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई और ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपका टॉपिक था टाइम ऑफ सप्लाई. ये भी यूनिट 2 से ही था. देन इसका बी पार्ट आता है, ये भी यूनिट 2 से ही है. अली मैक्स ग्रुप इम्पार्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन अ एरिया ऑफ एनिमेशन. द इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन दिल्ली. द फी ऑफ द कोर्स इज ऑफर्ड 1,70,000 पर स्टूडेंट. द कोर्स इज सब्सिडाइज फॉर द फॉलोइंग. अब कोर्स में कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है और हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना था. सब्सिडी बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, सब्सिडी बाय द शियान एसोसिएशन मुंबई, सब्सिडी बाय द रूशो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलीवुड एंड सब्सिडी बाय द यूके गवर्नमेंट. अब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हुए इस 1,70,000 में से कौन सा अमाउंट है सब्सिडी का जो हम माइनस करेंगे, क्योंकि सारा सब्सिडी का अमाउंट तो माइनस नहीं होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कुछ होता है. अब कुछ कौन सा होता है ये आपको पढ़ के पता चलेगा जब आप यूनिट 2 प्लेलिस्ट में से पढ़ लोगे. ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला पार्ट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला पढ़ लोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा. देन इसके बाद इसका सी पार्ट था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2. आपको किसी भी 2 पे शॉर्ट नोट लिखने थे, या तो कंपोजिट स्कीम पे, मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई पे या जीरो रेटेड सप्लाई पे. इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. तो थर्ड क्वेश्चन आपका था, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट था डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिशेबल टू मिस्टर राम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा आपका यूनिट 3 से आया था. अब इसके पहले पार्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है. तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दे रखा है. रॉ एल्यूमिनेट टू बी यूज फॉर रॉ मटीरियल, सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन, गुड रिसीव फॉर फ्री सैंपल. अब कौन कौन से आइटम है जिन पे आईटीसी क्लेम हो सकता है, कितने अमाउंट पे आईटीसी क्लेम हो सकता है वो आपको बताना था. तो अगर आपने यूनिट 3 प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर ली है आईटीसी वाला तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद इसका बी पार्ट था What is reverse charge mechanism? When is reverse charge mechanism applicable under section 9 subsection 4 of the CGST Act? ये आपका 8 मार्क्स में आता है. आपको पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताना है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में, वो आपको डिटेल में समझाना था. इसके और पार्ट में आया था स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ट्रांजेक्शन फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अब 2 मैकेनिज्म होते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है जब मैंने आपको यूनिट 3 पढ़ाई है. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है. अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से आइटम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएंगे और कौन से आइटम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगे. ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और पूरे 10 यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं. देन इसके बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट, गिव 5 केस वेयर आईटीसी क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, अब देखो अगर आप इसे ध्यान से एनालाइज करो तो क्वेश्चन 3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. क्वेश्चन 3 का स्ट्रक्चर, ए पार्ट जो है ना
उसमें ITC का न्यूमेरिकल है, ठीक है, ITC का न्यूमेरिकल है, और जो बी पार्ट है उसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की थ्योरी है, ठीक है। फिर और के बाद जो ए पार्ट है उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का न्यूमेरिकल है और बी पार्ट में ITC की थ्योरी है। अब अगर इस पैटर्न से आप कुछ समझ पा रहे हो तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, ठीक है। देन अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम। ये 6 मार्क्स में पूछा गया है, कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन है कि आप इससे क्या समझते हो आप बता दो। तो ये क्वेश्चन यूनिट 4 से पूछा गया है। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि मिस्टर अरुण ऑफ मुंबई परचेज द गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑफ दिल्ली अमाउंटिंग 2,36,000 including a 18% IGST in a month of September. Mr. Arun also purchased raw material worth 1,60,000 from a local dealer who has opted for a composite scheme. Mr. Arun incurred the 80,000 as direct and indirect expense and adding a profit margin 30% of the cost. He sold a 60% of finished good to Mr. Rohit of Kerala with IGST 18% payable thereon. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी दिया गया है एंड 30% ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मिस्टर चांदनी मिस चांदनी ऑफ नासिक विद द CGST एंड द SGST 9% ईच। अब यहाँ पे आपको नेट CGST, SGST, IGST लाइबिलिटी कितनी पेबल होगी फॉर अ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर वो कैलकुलेट करना है। पूरा 12 नंबर का ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका कौन से यूनिट से है, यूनिट 2 से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देन उसके बाद इसके और पार्ट में दे रखा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग अ रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। 6 मार्क्स में पूछे कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये आपका यूनिट 4 से क्वेश्चन है। देन उसके बाद 20 पार्ट इसमें पूछा गया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू क्रेडिट डेबिटेड नोट, ई-वे बिल या फिर टैक्स इनवॉइस। किसी 2 पे आपको नोट लिखना है, 6 नंबर में था, मतलब 3 मार्क्स का एक नोट लिखना है। ये भी आपका यूनिट 4 से पूछा गया था। देन उसके बाद सी पार्ट है Mr. Rishi has a fall balance in ITC for a utilization toward the GST on outward supply. IGST इतना दे रखा, CGST and SGST दे रखा है। देन उसके बाद पूछा है fall is the output GST payable as per electronic liability register. टाइप ऑफ GST पेबल कितना है वो यहाँ पे दे रखा है। कंसिडर द चेंजेस मेड वेयर द सेंट्रल GST एक्ट 2018 प्रिपेयर द स्टेटमेंट फॉलोइंग अ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ IGST। अब फिर बोला है कंसिडरिंग अ चेंज मेड वेयर द सेंट्रल GST एक्ट 2013 प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग अ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, ऑल्सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग ITC टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी। ये 6 मार्क्स में आपको पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपका 3rd यूनिट से पूछा गया है, टॉपिक ITC, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है उसमें बोला है अर्जुन एंड द कंपनी हैव इंपोर्टेड वन मशीन फ्रॉम द UK। दे हैव गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या पर्टिकुलर्स दे रखे हैं वो आपको देख लेना है। प्राइस ऑफ मशीन दिया है, एयर फ्रिट्स कितना पेड करा है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस कितने पे करे हैं, कमीशन कितना पे किया है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, देन एक्सचेंज रेट टू बी नोटिफाइड बाय द CBIC, देन डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट दिया हुआ है, IGST दिया है, इंश्योरेंस चार्जेस, सोशल वेलफेयर चार्जेस सब दिए। अब आपसे पूछा है कि आप असेसेबल वैल्यू बताओ और कस्टम ड्यूटी कितनी पेबल होगी बाय द अर्जुन एंड कंपनी वो बताना है। 10 मार्क्स में न्यूमेरिकल है। आप देख सकते हो कि यूनिट 5th में सिर्फ एक ही तरीके के न्यूमेरिकल है कि आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है, कस्टम ड्यूटी कितनी पेबल है वो निकालनी है, ठीक है। और ये ही आपका फुल फ्लेश न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है 10 मार्क्स में। पता है बाकी जो यूनिट्स है ना वहाँ पे क्वेश्चन की अनसर्टिनिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे टॉपिक है। मान लो यूनिट 2 है तो यूनिट 2 में इतने सारे टॉपिक है, किसी से भी आ सकता है, न्यूमेरिकल कैसा भी आ सकता है। बट यूनिट 5th में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल का एक ही पैटर्न है, असेसेबल वैल्यू निकालने को आएगा या कस्टम ड्यूटी निकालने को आएगा, ठीक है। अगर आप ये फुल फ्लैश न्यूमेरिकल कर जाते हो जो इस पेपर में दिया है तो उसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा जो यूनिट 5th से कोई भी न्यूमेरिकल अब आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यूनिट 5th का न्यूमेरिकल बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना क्योंकि ये तो श्योरिटी है कि यूनिट 5th से न्यूमेरिकल आएगा जरूर और बहुत ही सर्टेन है कि कैसा न्यूमेरिकल आना है। तो बस आपको दिक्कत क्या, आराम से करके जो आप पूरे के पूरे 10 नंबर लेकर आना, ठीक है। देन उसके बाद बी पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन सोशल वेलफेयर सेस इज इट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज। ये 3 मार्क्स में पूछा गया है और ये भी आपका यूनिट 5th से ही क्वेश्चन है।
देन उसके बाद सी पार्ट पूछा गया है, डिस्कस वेदर द पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर द कंपोजिट स्कीम एप्लीकेबल इन द गिवन केस और ब्लो। इसमें एप्लीकेबल होगा या नहीं इन केसेस में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ना वो यूनिट सेकंड से पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि रोहित अ ट्रेडर गोइंग टू सेल हिज गारमेंट एट अ ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजेशन in Delhi from September this to this, his turnover in a financial year is less than 50, Rohit does not have a fixed place of business। तो आपको पता नहीं कि यहाँ पे कंपोजिट में आ जाएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही रमेश डिस्ट्रीब्यूटर का दिया है, करण का दिया है, देन मिस्टर रावत ऑफ श्रीलोंग दिया है, देन मिस्टर समीर खान दिया है। तो ये सारे यूनिट सेकेंड से आपका क्वेश्चन था। देन उसके बाद इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर ए है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का जो और पार्ट का ए है, ये वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको देखो न्यूमेरिकल पूछा है, फाइंड द असेसेबल वैल्यू एंड इंटीग्रेटेड टैक्स 8%। कितना इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, असेसेबल की वैल्यू कितनी है वो आपको बताना है। तो देखो पूरा का पूरा एक ही तरीके का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाना है और वहीं यहाँ पे पूछा गया है। वो जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल था वो 10 मार्क्स का था, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल था, ये थोड़ा कम डिटेल है, तो ये 6 मार्क्स में आ गया। देन इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि इंडियन मशीन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली सप्लाई द प्लास्टिक ग्रेनुलेशन मशीन टू द सोबराज प्लास्टिक लिमिटेड दिल्ली, इट फर्निशेज द फॉल डिटेल रिस्पेक्ट ऑफ द सच सप्लाई। अब उस सप्लाई के रिगार्डिंग पूरी डिटेल दे रखी है, लिस्ट प्राइस क्या था मशीन का, सब्सिडी कितनी थी, डिस्काउंट कितना, सब कुछ बोला हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड से जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक है ना उससे आया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक से, ठीक है। देन 6 मार्क्स में नीचे ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। उसके बाद फिर इसका सी पार्ट है जो कि फिर से 6 मार्क्स में पूछा गया है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं भी 2 पे, एंटी डंपिंग ड्यूटी, हाई सी, इंडियन टेरिटोरियल वाटर और कंडीशन स्टोर। आप किसी भी 2 पे यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट नोट। ये भी आपका 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो इसी के साथ पेपर का एनालिसिस तो खत्म होता है। आप चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। देखो पढ़ना कैसे, टाइम लिमिटेड है मुझे ये पता है, लेकिन जीएसटी का पेपर ऑलमोस्ट थ्योरी है, ऑलमोस्ट थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल है। मैं ये नहीं कह रही कि न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। और पूरे पेपर में अगर मैं देखूं बिल्कुल न्यूमेरिकल वाला बिल्कुल करके देखूं तो 55 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल ही आए। तो मैम आप थ्योरी क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ प्रोविजंस याद रखनी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं इस पेपर में। बस आपको अगर प्रोविजंस याद हैं तो आप आराम से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन सिंपल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला अमाउंट कैलकुलेशन में यूटिलाइज होना है या नहीं होना। क्वेश्चन आपको पागल बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देके, बस आपको देखना है कि ये अमाउंट कैलकुलेशन में यूज़ करना है या नहीं करना। तो देखो आप पढ़ना कैसे है, पहले तो परेशान नहीं होना, टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा है बते रहा है, लेकिन ये है कि आपको फालतू में वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले शुरू करना है आपको यूनिट 5 से, यूनिट 5 से शुरू करना। प्लेलिस्ट खोलना, जो जीएसटी वाली प्लेलिस्ट दे रखी है, ठीक है, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उस प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें जो यूनिट 5 है ना उसको ओपन करना। बड़े आराम से यूनिट 5 का 1 शॉट दे रखा है, आप उसे पढ़ोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। लगभग 1 से 2 घंटे में आपका यूनिट 5 हो जाएगा कंप्लीट। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यूनिट 5 आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, फिर नोट्स लेकर उसको एक बार पढ़ लेना, उस पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ लेना। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है, एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी पढ़ी है, उसमें से यूनिट 5 के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। नोट्स के अंदर भी मैंने यूनिट 5 के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल डाले हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे रखा है यूनिट 5 से रिलेटेड न्यूमेरिकल वाला, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मतलब मैं मान रही हूँ कि 3 घंटे में आपका जो यूनिट 5 है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, हद से 3 घंटे में यूनिट 5 हो गया। उसके बाद फिर आपको आना है यूनिट 2 पे। यूनिट 2 काफ़ी लंबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही आने वाली है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोविजंस ढंग से याद रखनी है। उसके बाद फिर आपको यूनिट 2 पढ़नी है। इसको अच्छा खासा टाइम देना, ये टाइम लेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसके अंदर आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आता है, टाइम ऑफ सप्लाई आता है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पोजिट स्कीम इसके अंदर आती है, और इनपुट आउटपुट जीएसटी वगैरह की जो कैलकुलेशन है वो भी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम ही लेने वाला है। मीनिंग ऑफ सप्लाई भी इसी के अंदर आता है, तो इसके अंदर टाइम लगेगा, बट टेक योर टाइम, ढंग से समझना। बट एक बार जब इस यूनिट को आप पढ़ लो ना, मान लो आपने टाइम ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया है इस यूनिट का, ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल करना, उसके जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो पूरे सॉल्व करना इस पेपर से भी, और जो नोट्स वाले नोट्स में न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो भी सॉल्व करने के बाद फिर जब आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 हो जाए, यूनिट 5 और यूनिट 2 हो जाए, ये कॉम्बिनेशन जब आपका पूरा हो गया तो आपने पासिंग मार्क्स से ज़्यादा तो प्रिपरेशन कर लिए।
अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है यूनिट 1 पे, क्योंकि यूनिट 1 जो है वो सिंपल है, आधे से ज़्यादा उसमें चीज़ें थ्योरी हैं, ओके, और बाकी फिर एग्रीगेशन का एग्रीगेट टर्नओवर की ही कैलकुलेशन है और एग्जेम्पशन आपको याद रखनी है, बस इतना ही है। तो फिर यूनिट 2 प्रिपेयर करना, उसके बाद यूनिट 4 करना, क्योंकि यूनिट 4 कंप्लीट थ्योरी है, यूनिट 4 में कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, पूरा का पूरा थ्योरी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग आपके लिए होने वाली। देन लास्ट में आपकी बची है यूनिट 3। अब यूनिट 3 में से आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है तो आप या तो आईटीसी के न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर जाओ पूरे, ठीक है, आईटीसी के न्यूमेरिकल पूरे प्रिपेयर कर जाओ और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की थ्योरी कर जाओ, या फिर इसका रिवर्स कर लो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का न्यूमेरिकल बढ़िया से कर जाओ प्लस आईटीसी की थ्योरी कर जाओ। बट यहाँ पे ना एक शर्त है, अगर आप ये चॉइस कर रहे हो, एप्लीकेबल कर रहे हो अपने केस में, ठीक है, तो आपको बाकी सारी जो यूनिट हैं, बाकी सारी यूनिट्स उनको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है, खासकर यूनिट 2 को, ठीक है, बाकी सारी यूनिट्स को, खासकर यूनिट 2 को बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है कि यूनिट 2 का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप वो अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो इसी, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप इस चॉइस को मत रखना, आप आरसीएम भी प्रिपेयर करके जाना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी करना है और आईटीसी भी करना है, और अगर आप इस चॉइस को रख रहे हो तो बाकी यूनिट्स को, खासकर यूनिट 2 को घोट के पी कर जाना, ठीक है। देखो, जब आप चैनल खोलोगे ना, वहाँ पे आपको पूरी जीएसटी की प्लेलिस्ट मिल जानी है, पहले तो वो प्लेलिस्ट पढ़ लेना, नोट्स ले लेना, नोट्स को एटलीस्ट एक बार रीड करके ज़रूर जाना है आपने, एक बार तो रीड करने ही है, क्योंकि आपको 6-6 नंबर के आंसर्स लिख के आने हैं, 10-10 नंबर के आंसर लिख के आने हैं, तो आपके पास रिटेंशन होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, वरना फिर आप लिख नहीं पाओगे, आपको चीज़ें आती तो होंगी बट लिखोगे कैसे जब तक रिटेन नहीं कर पाओगे। उसके बाद नोट्स में ही न्यूमेरिकल्स दिए हैं काफ़ी सारे, वो आपको सॉल्व करने हैं जितने आपसे हो पाए, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल की वीडियो भी है चैनल पे, एक न्यूमेरिकल की वीडियो भी है, वो वीडियो आपको ज़रूर करके जानी है, क्योंकि पिछले साल के पेपर में उस न्यूमेरिकल वीडियो से आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल, अगर ये समझो कि अगर पेपर में 10 न्यूमेरिकल आया है ना, तो 7 न्यूमेरिकल उसी वीडियो से थे, या और बाकी के जो 3 न्यूमेरिकल थे वो उसी कॉन्सेप्ट पे थे, वही चीज़ें थी, बस डिजिट चेंज थी और नाम चेंज थे, बाकी 7 न्यूमेरिकल तो सेम आए थे। तो वो वीडियो में मैंने जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सब कराए हैं, तो वो आप देखकर ज़रूर जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो, और गाइस गूगल फॉर्म से आप जो नोट्स हैं वो परचेस कर सकते हो, गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। सो थैंक यू, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिलेगी। सो थैंक यू।